नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग की आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ड एनालॉजी। जैसा कि आपसे हम प्रॉमिस किए हुए थे कि डेली जो है 8 बजे आपको जो है एक रीजनिंग का वीडियो डेली सुबह के 8 बजे आपको मिलने वाला है। तो उसी तरह हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपको बता दिए थे कि हम जो है एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी जो है आपको बताए थे कि 3 तरह से होता है। एक वर्ड एनालॉजी होता है, एक लेटर एनालॉजी होता है और एक सीरीज एनालॉजी होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो शुरू किए हैं वह है वर्ड एनालॉजी है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसका जो है वर्ड एनालॉजी के बाद फिर हम जो है लेटर एनालॉजी पढ़ेंगे और फिर नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे, फिर सीरीज एनालॉजी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको जैसा कि बताया गया था कि बिहार एसएससी में देखा गया कि इस चैप्टर से एनालॉजी से टोटल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आया था। तो आज जो है इस क्लास से आपको जो है 1 नंबर या 2 नंबर यानी कि 2 क्वेश्चन तो वर्ड एनालॉजी से आता ही है। तो आप जो है आप मान करके चलिए कि 2 नंबर आपका आज फिक्स होने वाला है। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। कुछ बातें आप जानते होंगे और कुछ नई बातें आपको सीखने को भी मिलेगा। टोटल हम जो है 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कराने वाले हैं और फिर जो है कल 30 क्वेश्चन का कराएंगे, यानी कि टोटल जो है आपको जो है 60 क्वेश्चन का हम डिटेल डिस्कशन करवाएंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले यह बता दें कि यह आपको रीजनिंग में भी काम आएगा और जीके में भी काम आएगा। अगर आपको जीके जो है अगर थोड़ा इम्प्रूव है तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। आप देख सकते हैं कि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को लिखना, फिर उसका ऑप्शन लिखना, फिर क्वेश्चन को कलेक्ट करना, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि वर्ड एनालॉजी, वर्ड मतलब होता है शब्द, एनालॉजी मतलब होता है समानता। तो जो दो तरह के शब्द आपको दिखे उस दोनों में जो समानता दिखे उसी तरह से तीसरा और चौथा को आपको निपटाना है। कैसे, हमने क्या कहा कि वर्ड एनालॉजी का मतलब होता है, वर्ड का मतलब तो होता है शब्द और एनालॉजी मतलब होता है समानता। तो यानी कि दो चीज में आपको समान रिलेशन देखना है और उसी के अनुसार तीसरा और चौथा को निपटाना है। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपको हम यह बता दें, सबसे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल इतना आपको याद रखना होता है कि यहाँ जैसे इसका इससे जो कुछ रिलेशन होगा उसी तरह इसका इससे होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या तो रिलेशन इधर से बनेगा या तो इधर से बनेगा। तो जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इसका आपसे यानी कि तीसरा का चौथा से। इसको आप पहला कह सकते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। यह बीच में जो है आपको अनुपात का मतलब चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ जो है आपको समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका रिलेशन आपको इससे लगाना है या इसका रिलेशन इससे लगाना है। जो इन दोनों में समानता होगा वही तीसरा का चौथा से होगा या चौथा का तीसरा से होगा। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। अब जो है आपको पता कैसे करना है कौन सा रिलेशन है। तो देखिए यहाँ जो है आपको दिया हुआ है और एक बात और आपको हम यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी आपको जो है ऑप्शन दिख रहा है यह सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम इसमें कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं। अगर हम ऑप्शन चेंज करेंगे तो हो सकता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है गलत भी आपका हो जाए। तो आप यह नहीं सोचेगा कि हम अपना मन से ऑप्शन लिख दिए हैं। जैसे एग्जाम में आया हुआ है सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन हम यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए, तो ऑप्शन से बाहर आपको नहीं जाना है। और एक बात रीजनिंग में आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। जो बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, वह आपको चुनना होता है। चलिए आप बनाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है मछली और यहाँ लिखा हुआ है गलफड़ा। तो आपको इससे यह पता लगा होगा कि मछली जो है गलफड़ा से क्या लेती है, सांस लेती है। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, हमने पहले आपको कहा कि इसमें आपको जीके का नॉलेज होना चाहिए और अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आपका हो जाएगा। तो मछली क्या करती है, गलफड़ा से सांस लेती है। तो इस दोनों को पढ़ने से आपके माइंड में यह बात आया कि मछली क्या करती है, गलफड़ा से सांस लेती है। तो अब यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है मानव। तो मछली जो है गलफड़ा से सांस लेती है तो आपको यह खोजना है कि मानव किसके द्वारा सांस लेता है। तो आप कहेंगे मानव जो है नाक के द्वारा सांस लेता है। मानव किसके द्वारा सांस लेता है, नाक के द्वारा सांस लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा है यानी कि यहाँ पर बाढ़ है और यहाँ पानी है, यहाँ तूफान है। तो यहाँ कह रहा है क्या होगा। हमने क्या कहा, पहला का रिलेशन दूसरा से या तो इधर से खोजिए या तो इधर से खोजिए। तो देखिए यहाँ बाढ़ है और यहाँ पानी है। तो आप दिमाग ये लगा सकते हैं कि अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो क्या स्थिति बन जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा
तो क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो आपको कहना है कि मतलब यहाँ पानी था ज्यादा तब बाढ़ आया, तो कौन चीज ज्यादा होगा तो तूफान आ जाएगा। यहाँ पर कौन चीज ज्यादा आएगा तो तूफान। तो आप सोच लिए होंगे कि तूफान कब आता है, तो जब हवा तेज हो जाती है तब तूफान आता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ अगर हम यहाँ पर हवा लिख दे तो आप कहेंगे कि हवा ज्यादा आता है तब तूफान आता है, ज्यादा का सेंस है। पानी ज्यादा आने से बाढ़ आती है, उसी तरह हवा ज्यादा आने से तूफान आता है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है वहां देखिए, यहाँ दिया हुआ है चंद्रमा और यहाँ दिया हुआ है उपग्रह। तो आपके माइंड में ज्योग्राफी का सवाल है, आपके माइंड में यह आ गया होगा कि अच्छा चंद्रमा क्या है, तो आप कहेंगे चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। तब आप यहाँ दिया हुआ है कि पृथ्वी क्या है, तो आप कहेंगे कि जिस तरह से चंद्रमा उपग्रह है उसी तरह से पृथ्वी क्या है। तो आप यहाँ देख लीजिए, क्या पृथ्वी सूर्य है, नहीं होगा। पृथ्वी ग्रह है, सौरमंडल है, क्षुद्र ग्रह है। तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। जिस तरह से चंद्रमा उपग्रह है उसी तरह से पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। अब यहाँ देखिए फिर से यह जो है आपको जीके, यानी कि आपको इसमें जीके का नॉलेज होना चाहिए। देखिएगा चौथा में कह रहा है यहाँ पर येन है और यहाँ पर दिया हुआ है जापान। तो आपके माइंड में आया होगा, अच्छा जापान की मुद्रा का नाम येन है, यानी कि जापान का मुद्रा का क्या नाम है, येन है। तो यहाँ दिया हुआ है रूबल। देखिए जापान का मुद्रा येन, तो किस देश का मुद्रा रूबल होता है। तो आप यहाँ को ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, इसका मुद्रा तो नहीं है। अमेरिका का मुद्रा का बात किया जाए तो अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। रूस का मुद्रा रूबल है। भारत का आप जानते हैं रुपया है। तो जापान का मुद्रा येन, यहाँ से आपका जीके भी क्लियर होगा। जापान का मुद्रा येन है, तो उसी तरह जो है रूस का मुद्रा क्या है, तो रूस का मुद्रा आप कहेंगे रूबल है। अमेरिका का बाय द वे पूछ दे तो अमेरिका का डॉलर होता है, रूस का रूबल और भारत का आप जानते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन। अब जो है पहले आप अपने से इसको माइंड में सोचने का प्रयास करिए, अपने से जब पहले अपने मन में कुछ आंसर तो लाइए, फिर हम यहाँ अगर आप बताएंगे तब आप अपने आंसर को मैच करवाइएगा। देखिएगा यहाँ क्या है, घड़ी है और यहाँ क्या है, समय है। तो इसका क्या रिलेशन बनता है, समानता दोनों में क्या है, एनालॉजी क्या है। तो आप कहेंगे घड़ी जो है समय को बताती है। घड़ी क्या बताती है, समय को बताती है। तो ये जो थर्मामीटर होता है जिससे आप क्या नापते हैं, ऐसे करके क्या नापते हैं, तो ऐसे करके आप बुखार मापते हैं। तो बुखार में वह थोड़े कहता है कि इस पर बुखार है, वह आपको ताप बताता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। तो जिस तरह से घड़ी का काम है समय बताना, उसी तरह थर्मामीटर का काम है ताप बताना। तब तो आप कहते हैं अच्छा इतना डिग्री बुखार है, इतना डिग्री बुखार है। तो आप कह सकते हैं थर्मामीटर का क्या काम है, ताप बताना। तो ऊर्जा नहीं होगा, विकिरण नहीं होगा, गर्मी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। गर्मी में और ताप में बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होगा। तो गर्मी जो है बहुत सारा हो सकता है, आग से भी गर्मी हो सकता है, बहुत तरह का गर्मी हो सकता है, लेकिन यह ताप जो है थर्मामीटर ताप बताता है, न कि गर्मी बताता है। तो थर्मामीटर जो है क्या बताएगा, ताप बताएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से बायोलॉजी की तरह आगे छठा क्वेश्चन क्या है, यहाँ आंख है और यहाँ रतौंधी है। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है, या तो रिलेशन इधर से बनाइए या तो इधर से बनाइए। तो आप कहेंगे कि रतौंधी एक बीमारी है। तो यह रतौंधी बीमारी कहाँ होता है, पैर में होता है, नाक में होता है, कहाँ पर होता है। तो यह आंख का एक बीमारी है जिसको हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। आप कहेंगे आंख का एक बीमारी है जिसको रतौंधी कहते हैं। या आप यह कह सकते हैं कि रतौंधी जो है एक बीमारी है, लेकिन किसका बीमारी है, आंख का बीमारी है। जिस तरह से आंख में रतौंधी होता है उसी तरह दांत में क्या होता है। यानी कि देखिए आंख का रतौंधी यह बीमारी का नाम है ना। तो दांत में कौन सा बीमारी, खून होता है, यह तो नहीं होता है। दांत में क्या, गला होता है, यह तो नहीं होता है। दांत में क्या, मुंह होता है, यह भी नहीं होता है। आप बाय ऑप्शन छांट करके भी बना सकते हैं कि यह जो है एक पायरिया है, जो कि एक रोग होता है, दांत का एक रोग है जिसको हम पायरिया बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक जो है होता है। अगर किसी को हो जाए तो आप के पास वह बैठ नहीं सकता है, क्योंकि इस पायरिया में क्या होता है कि मुंह से बहुत सारा बदबू निकलते रहता है। कितनों भी आप मुंह को साफ करिएगा फिर भी आपको बहुत सारा बदबू निकलेगा। तो उसी जो है दांत का वह एक प्रकार का क्या है, रोग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरिया। तो आंख का रतौंधी उसी तरह दांत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पायरिया हो जाएगा, यानी कि दांत का एक यह रोग है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर बंगलुरु है और यहाँ पर क्या है, कर्नाटक है। हम पहले कह दे रहे हैं कि जीके का नॉलेज इसमें आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, बंगलुरु है और यहाँ पर क्या है, कर्नाटक है। तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, बंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु है। तो यहाँ इम्फाल दिया हुआ है, तो इम्फाल किसकी राजधानी है। तो आपको याद होना चाहिए कि इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, इम्फाल। जिस तरह से कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, उसी तरह मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह बता दें, आपको पता होना चाहिए बिहार की राजधानी पटना है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो आप इतना याद रख सकते हैं, आपको एनालॉजी और जो है बेटर हो जाएगा और जीके में भी आपको काम आ जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है और बिहार का राजधानी आप जानते हैं पटना है। अब यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, मोमबत्ती है और मोम है, तो कागज है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब आप यहाँ रिलेशन यह बताइए कि मोमबत्ती है और मोम है, किधर से रिलेशन बनेगा। आप बैठे बैठे वहीं से बताइए कैसे, किधर से रिलेशन बनेगा। आप कहेंगे मोम से क्या बन जाता है, मोमबत्ती बन जाता है। मोम से क्या बनता है, मोमबत्ती बनता है, यानी कि बनने का सेंस आ रहा है। मोम से बनता है मोमबत्ती, तो उसी तरह किससे बनता है, कागज। कागज किससे बनता है, तो पुस्तक से तो बनता नहीं, बता नहीं, पुस्तक लगा देगा। यहाँ बनने का सेंस है, मोम रहेगा तब तो मोमबत्ती बनता है। तो कागज किससे बनेगा, पुस्तक से तो कागज नहीं बनेगा। कागज से पुस्तक बनता है, न कि पुस्तक से कागज बनता है, यानी कि पुस्तक नहीं होगा। अब जो है आपका यह पेड़ भी नहीं होगा, पेड़ से कागज नहीं बनता है। अब जो है आपको कंफ्यूजन होगा दो ऑप्शन में, एक या तो बांस होगा या तो लुगदी होगा। किसी का कहना होगा बांस होगा, किसी का कहना होगा लुगदी होगा। तो देखिए पहले जो है मोम रहता है तब मोमबत्ती बनता है, तो आप कहेंगे बांस से कागज बनता है। हाँ, बांस से कागज बनता है, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि मोम जो है सबसे पहले शहद जो होता है, यानी कि वो जो छत्ता जो लगाते हैं मधुमक्खी, उससे जो है मोम बनता है, तब जो है मोमबत्ती बनता है। तो उसी तरह बांस से तो कागज बनता है, लेकिन इसमें आंसर जो होगा लुगदी होगा। लुगदी से कागज बनता है। अब कैसे होगा, तो जैसे बांस के जो वो जो होता है उस सबको क्या कर दिया जाता है, उसको पीसने के बाद जो बनता है वो लुगदी बनता है। तो बांस तो फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता फर्स्ट स्टेज, तब मोम, उसी तरह बांस फर्स्ट स्टेज, उसको पीसने के बाद लुगदी बनता है और लुगदी से तब कागज बनता है। तो इसलिए इसका आंसर बांस नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लुगदी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, मंद पवन है, पवन मतलब हवा, मंद मतलब स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। मंद पवन है, तो मंद पवन जब तेजी से आता है तब वह किसका रूप ले लेता है, चक्रवात का। पहले तो मंद पवन होता है, लेकिन उसका अगर पवन जोर हो जाए, खूब तेज हो जाए, तब हम उसको क्या कह देते हैं, चक्रवात कह देते हैं। उसी तरह बूंदा बूंदी, पानी जो है बूंदा बूंदी होता है, तो बूंदा बूंदी को तो हम उतना बरसात नहीं कहते हैं, लेकिन जब तेज होने लगता है तब इसको हम क्या कहते हैं कि बरसात कहते हैं। यानी कि मंद पवन के तेज रूप को चक्रवात कहते हैं, और बूंदा बूंदी जब तेज हो जाता है तो उसी को हम बरसात कहते हैं। उसको पानी नहीं कहेंगे, बादल नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बरसात कहेंगे, आंधी भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ देखिए 10वां, बर्फ है, शीतलता है, पृथ्वी है, तो क्या होगा। तो आप कहेंगे बर्फ जो है शीतल होता है, बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है। तो बर्फ का एक गुण है ठंडा होना, यानी कि बर्फ का यह शीतलता क्या है, एक गुण है, उसके अंदर का यह क्वालिटी है कि बर्फ ठंडा होता है। तो पृथ्वी के क्या गुण है, यानी कि बर्फ के आंतरिक गुण क्या है, यह शीतल होता है। तो पृथ्वी का क्या गुण है कि पृथ्वी महासागर है, पृथ्वी जंगल है, वजन है। तो कहेंगे नहीं, पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी का में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण है। जैसे बर्फ जो है उसको छुइएगा तो आपको शीतल लगेगा, यह उसका गुण है। उसी तरह पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुण है। यह मार्कर को हम ऐसे किए, यह नीचे ही गिर गया, इसका मतलब क्या कि पृथ्वी इसको अपने अंदर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर कौन सा बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, इसलिए यह नीचे आता है। तो पृथ्वी का यह एक गुण है कि वह सभी चीज को नीचे ही खींचती है। उसी तरह बर्फ का यह गुण है कि उसको छुएगा तो आपको गर्म नहीं लगेगा, वह जो है आपको ठंडा लगेगा। और अगर आपको गर्म लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है सिस्टम में खराबी है। अब यहाँ देखिए
11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाटक है मंच है तो टेनिस है तो क्या होगा। यानी कि आपके माइंड में आया होगा, अच्छा नाटक है तो नाटक कहाँ किया जाता है। अब कहीं पर नाटक करने लगेगा, खेत में कहीं पर, मतलब नाटक होने का सबका एक नियम है कि कहाँ खेला जाएगा। तो आपको पता होगा कि नाटक जो है कहाँ खेला जाता है, मंच पर खेला जाता है, उसके लिए मंच तैयार किया जाता है। वो बात अलग है कि आप लोग कहीं पर नाटक शुरू कर देते हैं, लेकिन नाटक का जो नियम है वह कहाँ होना चाहिए, वह मंच पर खेला जाता है। उसी तरह टेनिस का जो है क्या है, टेनिस जो है कहाँ पर खेला जाएगा। तो आपको यह याद रखना चाहिए, जीके में बहुत ही बार पूछा गया, टेनिस जो खेला जाता है वह कोर्ट पर खेला जाता है। इसके लिए कोर्ट बना होता है, उस पर खेला जाता है, न कि जाल, न कि रैकेट, न कि प्रतियोगिता। तो टेनिस जो खेला जाता है वह कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ से आपको हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हम बोल रहे हैं तो आप वहां से सुन करके थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिएगा अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है, यह ये थोड़ा आपको हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। जलयान है, यहाँ समुद्र है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यह ऊंट है तो यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं, पर्वत, घाटी, रेगिस्तान या भूमि। तो देखिए जलयान नाम से ही स्पष्ट है, जल यानी कि पानी, यान मतलब आप कह सकते हैं कि पानी पर चलने वाला। तो जलयान का मतलब हुआ जो जल में चलती है। तो जलयान कहाँ चलती है, समुद्र में चलती है। जलयान चलती है समुद्र में, यहाँ चलने का सेंस है। जलयान कहाँ चलती है, समुद्र में। तो आपको कहा जा रहा है ऊंट, तो इसका मतलब ऊंट कहाँ चलेगा। जलयान समुद्र में तो ऊंट जो है कहाँ चलता है, ये आपको लिखना है। तो देखिए पर्वत पर तो ऊंट नहीं चलेगा, पर्वत पर चल ही नहीं सकता है। घाटी है, रेगिस्तान है यानी कि और भूमि है। रेगिस्तान मतलब होता है मरुस्थल। आपको पता होना चाहिए कि ऊंट का जो है, ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को किसका जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वह रेगिस्तान पर बहुत तेजी से चलता है, तो चलने का सेंस है। जलयान जो है समुद्र में चलती है, उसी तरह ऊंट कहाँ चलती है, तो रेगिस्तान में। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा, रेगिस्तान यहाँ लिखल है। अब आगे जो है देखिए, यह भी आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जितना भी है पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। यहाँ पर है गंगा और यहाँ पर है सोन, यहाँ पर है सिंधु और यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो ये आप पता करिए, आपको पता होना चाहिए गंगा और सोन यह नदी का नाम है, उसी तरह सिंधु भी नदी का नाम है, तो यहाँ भी नदी का नाम ही आएगा। ऑप्शन में है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी और झेलम नदी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आएगा। तो कुछ ना कुछ इस दोनों में रिलेशन पहले बनाइए कि आखिर रिलेशन है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा की एक सहायक नदी जो है सोन है, गंगा की सहायक नदी सोन है। उसी तरह सिंधु की जो सहायक नदी है वह कौन सा है, वह झेलम है। वह कौन सा नदी है, तो वह झेलम नदी है। यानी कि टोटल 13 क्वेश्चन का हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं और इसमें आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।